रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे थे हम लोग, और इसमें सारी चीजें आपको बता रही थी कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है और एवरेज टाइम क्या होता है और इसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होता है, आर क्या होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन हमने करा था। यहाँ पर एक चीज आपको जो बतानी थी वो ये है कि आपने देखा था कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन तो इनिशियल न्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन है, इनिशियल न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता था, बट आपने देखा था हाफ लाइफ टाइम जो डिपेंड करता है वो 0.693 अपॉन के या लेमडा जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट था। इसका मतलब ये जो हाफ न्यूक्लियाई है या हाफ लाइफ टाइम है, ये न्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी पावर 0 डज नॉट डिपेंड। तो कभी ऐसा भी ग्राफ पूछा जाता है कि इनमें ग्राफ बताइए, बना होता है तो पूछा जाता है कि किसका है। तो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स का एक बहुत ही स्पेशल ग्राफ होता है टी हाफ के साथ न्यूक्लियाई का। तो न्यूक्लियाई के कंसंट्रेशन पे या न्यूक्लियाई के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द दिस एक्सिस, मतलब टी हाफ डज नॉट चेंज विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो टी हाफ ओनली डिपेंड्स ऑन द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आज हम लोग हमने आपको इवेंट तो बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा का, और जिसका एक कंप्लीट हमने ऑर्डर ऑफ कैनेटिक्स पढ़ा दी आपको कि किस तरीके से इसका सारा चीज निकालना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, उसका एवरेज टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें। इसके बाद ये इवेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि अल्फा इमिशन क्या होता है, बीटा इमिशन क्या होता है, गामा इमिशन क्या होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में, और थोड़ा सा रिएक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये चैप्टर इतना इसमें और बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज कि जो रेडियो एक्टिव इमिशन है उनमें जो भी इवेंट होते हैं, तो रेडियो एक्टिव इवेंट्स जो होते हैं इमिशन के दौरान, उनमें एक होता है अल्फा इमिशन। ठीक है, एक अल्फा इमिशन होता है, दूसरा एक होता है बीटा इमिशन, और तीसरा होता है गामा इमिशन। ये तो अल्फा बीटा गामा इमिशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अल्फा इमिशन क्या होता है। अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन में होता ये कि जैसे कोई भी बड़ा न्यूक्लियस, ये तभी होता है जब आप ये जानते रहें कि इनिशियल न्यूक्लियाई का जो मास होगा और जो टोटल मास है उससे उसका मास ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अल्फा इमिशन जो है, मान लेते हैं कि जैसे अल्फा हम कहते किसको है, क्या हो जाता है, तो अल्फा निकल जाता है। जब भी न्यूक्लियस धीरे धीरे हैवी होने लगता है, मैंने बताया कि तब भी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और एक लाइट न्यूक्लियस की भी स्टेबिलिटी कम होती है। और दोनों केस में अगर उनको स्टेबिलिटी बढ़ानी है, एक हैवी न्यूक्लियस को अगर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो तरीका यही कि वो अपने क्या करे, हाँ, कुछ चीजों को इमिट करके अपने न्यूक्लियस को छोटा करे। तो इमिशन का एक लेवल है, एक लेवल के न्यूक्लियस का ये इमिशन करता है, या तो ये फिर क्या करता है, स्प्लिट करता है अलग अलग न्यूक्लियस में, छोटे न्यूक्लियस में।
लेकिन जो अल्फा इमिशन होता है इसमें क्या करता है ये कि एक बड़े न्यूक्लियस से, जैसे हम बात करते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, इसका ये ए है और इसका ये जेड है, ये एक रेडियो एक्टिव इवेंट करता है और इस दौरान ये अल्फा का इमिशन करता है। तो अल्फा के इमिशन में क्या होता है कि हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर का न्यूक्लियस अलग होता है, उसी को हम अल्फा पार्ट के लिए अल्फा न्यूक्लियस कहते हैं। तो हीलियम के बराबर का न्यूक्लियस क्या होगा? हीलियम के बराबर के न्यूक्लियस का मतलब 2He4, मतलब इसका मास नंबर कितना होता है? 4। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो यहां से इसके A की बात करें, इट विल बी 4, Z इज इक्वल टू 2। तो ये हम इसको अल्फा बोलते हैं कि ये क्या है? अल्फा इमिट कर गया, अल्फा निकल गया। तभी आप बोलते हो कि अगर यहां से अल्फा निकलता है तो इसके मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी, मतलब A माइनस ये 4 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? ये Z माइनस 2 हो जाएगा और प्लस में क्या निकल गया यहां से? 2He4 एक अल्फा पार्ट के निकल गया। एक हीलियम के बराबर का न्यूक्लियस निकल जाता है, इसी को हम कहते हैं कि अल्फा निकल गया। अब इसके निकलने का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी भारी न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन होना इतना आसान होता नहीं है। हाँ, ये अगर 1 2 3 अल्फा निकल जाएं तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, ऐसा देखा जाता है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियस से कोई छोटा न्यूक्लियस निकलना या हीलियम के बराबर का न्यूक्लियस निकलने के लिए एक लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। जैसे क्या होता है कि बड़ा न्यूक्लियस भी बाउंडेड होता है, और बाउंडेड किससे होता है? वेल बाउंडेड होता है विद न्यूक्लियर फोर्स, और इनके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो वो इतना आसानी से न्यूक्लियस को छोड़ के एक छोटे न्यूक्लियस नहीं निकल सकते। तो फिर एक भारी न्यूक्लियस में ये इवेंट होता कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी न्यूक्लियस से इतना बड़ा न्यूक्लियस निकलना है, तो इतने बड़े न्यूक्लियस को निकलने के लिए लगभग जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई एनर्जी होती है। अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेबलाइज है और ये निकल के स्टेबल बनना चाहता है, तो ये जो न्यूक्लियस इतने के बराबर जो न्यूक्लियस निकलना चाहेगा यहाँ से, इस न्यूक्लियस की जो एनर्जी होगी जो निकलने के लिए इसके पास अनस्टेबिलिटी में एनर्जी होती है, वो एनर्जी इतनी नहीं होती कि क्या कर सके, उस न्यूक्लियर फोर्स को कंपनसेट करके बाहर निकल सके। इवन अगर कंपेयर करा जाए तो ये 8 से 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या करता है? रखता है, जबकि रिक्वायरमेंट होती है तकरीबन 20 के आसपास, 22 पॉइंट समथिंग एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नीड होती है। तो इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो कभी क्या नहीं हो सकता है, कभी भी अल्फा इमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अल्फा इमिशन होता कैसे है? तो अल्फा इमिशन के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया, एक टर्म होता है कि टनल इफेक्ट, सुरंग प्रभाव बोला जाता है। टनल इफेक्ट में क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि टनल इफेक्ट में अल्फा इमिशन जो होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टनल इफेक्ट है। टनल इफेक्ट में क्या होता है कि अल्फा जो होता है ये बार बार क्या करता है, ये न्यूक्लियाई बार बार ये छोटे न्यूक्लियस कोलाइड करते हैं बड़े न्यूक्लियस के अंदर। अपने न्यूक्लियस के अंदर ये क्या करते हैं? रेगुलर कोलिजन करते हैं, और जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होती है इट्स वेरी हाई, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से अपने न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 की पावर 22 पर सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में 22 बार क्या करते हैं? न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से ये इतनी कम एनर्जी से इतनी बड़ी एनर्जी को कंपनसेट करते हैं और निकल जाते हैं। कहते हैं कि बार बार टकरा टकरा के टनल बना देते हैं, इस वजह से इसको टनल इफेक्ट कहा जाता है। तो ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी कोलिजन इनसाइड द न्यूक्लियर एनर्जी कंपनसेट कर लेता है ये जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 4 से 5 या 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखने वाला 22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कंपनसेट करके इमिशन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है अल्फा इमिशन का, तो वो क्या होता है? टनल प्रभाव होता है, टनल इफेक्ट। लेकिन आपके लेवल पे उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको केवल यही समझना है कि जब किसी भी भारी न्यूक्लियस से अल्फा इमिशन होता है तो एक अल्फा इमिशन होने में उसके मास नंबर में 4 की कमी आती है और उसके एटॉमिक नंबर में
2 की कमी होती है तो कितने नंबर ऑफ अल्फा इमिशन हुई है, यहां से आपको ये पता पड़ जाएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ अल्फा इमिशन के लिए कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अल्फा इमिशन से उसके मास नंबर में 4 की कमी होती है, जेड नंबर में 2 की कमी होती है। लेकिन अगर आपसे अल्फा इमिशन की बात कंटिन्यूअसली अगर करी जा रही है और बीटा इमिशन भी वहां पर हो रहा है तो आपको बीटा इमिशन से फर्क पड़ता है जेड में, लेकिन अगर ए में कहीं पर भी फर्क पड़ता है तो सिर्फ और केवल सिर्फ अल्फा इमिशन से पड़ता है। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ अल्फा इमिशन देखना है तो आप उसमें बीटा से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल ऊपर वाला जो ये मास नंबर है ये चेक करना है और पहले के मास नंबर से जितना कम होगा उतना डिफरेंस करके आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ अल्फा इमिशन निकल आएगा। ये आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, यूरेनियम 238 से अगर अल्फा इमिशन होता है, एक अल्फा इमिशन होने के बाद आपका जो यूरेनियम 238 है ये 92 ये क्या करता है, थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये थोरियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है 234, तो 4 की कमी आ गई और यहाँ ये हो जाएगा 90। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो गया। समझ आ रहा? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अल्फा इमिशन का मतलब ही क्या हुआ कि मास नंबर में क्या हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। अब आपसे अगर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा इमिशन, नंबर ऑफ अल्फा ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने निकले ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो फाइनल ए डैश है, मतलब जो आपका मास नंबर वर्तमान में बना चेंज होकर के, उसको हम फाइनल मास नंबर कहते हैं, इसका डिफरेंस करिए इनिशियल मास नंबर से और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू जो आएगी वो आपको नंबर ऑफ अल्फा इमिशन को बताएगी। क्लियर? अब डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा देना। मैं अंतर की बात कर रहा हूं, माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर आप 4 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये +4 आएगा। ये डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा करके, तो ये मैंने डिफरेंस का साइन बनाया, नहीं तो आप अल्फा इमिशन हो करके क्या करें, ये वैल्यू कम हो जाए तो ये ओवरऑल आपका किसके बारे में है, अल्फा इमिशन के बारे में सारी डिटेल मैंने इसमें आपको दे दी। अब क्या होता है कि दूसरा एक टर्म होता है जिसको हम बीटा इमिशन कहते हैं। जो बीटा इमिशन होता है वो क्यों होता है, उसके होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन n/p रेशियो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर वेल बैलेंस्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो होता है ये रेशियो एक प्रॉपर स्टेबल न्यूक्लियस के लिए फिक्स होता है और ये रेशियो जैसे डिस्टर्ब होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है या न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि n/p रेशियो बढ़ गया तो n/p रेशियो बढ़ने पर भी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और n/p रेशियो घटने पर भी स्टेबिलिटी कम होती है। दोनों सिचुएशन में अगर n/p रेशियो डिस्टर्ब हो गया, अगर n/p रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो इन दोनों सिचुएशन में अगर बढ़ता है तो बढ़ने के सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी घटेगी और अगर घटता है तो घटने वाली सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि बीटा इमिशन क्यों होता है। अगर हम आपसे ये बोले कि जो एक नॉर्मल न्यूक्लियर इवेंट है वो ये है कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है,
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। और एक साइंटिस्ट थे इकोवा, इकोवा ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू इकोवा एक्सचेंज थ्योरी, उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली इंटरचेंजिंग टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और एक फिक्स रेशियो इनका मेंटेन रहता है, और इसी को ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोवा एक्सचेंज थ्योरी, न्यूट्रॉन कैन इंटरचेंज इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन कैन इंटरचेंज इनटू न्यूट्रॉन, both are interchanging to each other continuously. It is called the strong nuclear interaction according to Ecowa exchange theory. Clear? अब कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ये होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, लेकिन कभी कभी ये इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ भी रिलीज करा तो वो चीज वो दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाया प्रॉपरली कि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ना हो कि वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन हो गया, जिसे आप वीक फोर्स कहते थे। वीक फोर्स जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था, तो वो एक वीक इंटरेक्शन होने की वजह से फिर एक फिक्स चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। जैसे अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं कन्वर्ट होने हो पाया, तो n/p रेशियो बढ़ जाता है। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि न्यूट्रॉन क्या प्रोटॉन तो क्या करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं कन्वर्ट हो पाया, तो p बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से n/p रेशियो घटने लगता है। इन दोनों केस में स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। और जब स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, फिर ये क्या करता है, इसको मेंटेन करने के लिए बीटा इमिशन करता है। और बीटा इमिशन दो तरीके के होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपको तो एक ही समझना है, एक पॉजिटिव बीटा इमिशन होता है, एक नेगेटिव बीटा इमिशन होता है। ठीक है, जब n/p रेशियो बढ़ता है तो बढ़ने से जो आता है वो पॉजिटिव बीटा इमिशन होता है, और एक नेगेटिव बीटा इमिशन भी होता है। समझ आ रहा है? तो जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज नेचर की चीज है। अब ये क्या करेगा, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल चीज है, इसको प्रोटॉन बनने के लिए क्या करना होता है, कुछ रिलीज करता है। और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है, उसको न्यूट्रल बनने के लिए ये कुछ नेगेटिवली चार्ज ऐसी चीज को एक्सेप्ट करता है, और ये इसका एक्सेप्टेंस और इसका रिलीज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन के थ्रू कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर की किसी चीज को ये रिलीज और क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए ये एंटी पार्टिकल को भी रिलीज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकली क्या रहे, ये ओवरऑल न्यूट्रल बने रहे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बीटा डीके की बात करते हैं, तो दो तरीके के बीटा डीके होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा डीके और एक नेगेटिव बीटा डीके। या बीटा इमिशन। अगर हम जनरल वे में देखें तो आपसे हम जो जनरल बात करें, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ये होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन जैसी चीज के बराबर चार्ज वाली चीज को रिलीज करके, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल चीज इलेक्ट्रॉन जैसे बराबर की चीज को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और यहीं पर इसी चीज को प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज की चीज है, और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर की किसी
नेगेटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट करेगा तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है और इसकी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होते रहते हैं। ये कॉमन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इवेंट है अकॉर्डिंग टू कोएक्सियल थियरी। लेकिन अगर यहां पर हम आते हैं बीटा इमिशन में और ये देखते हैं कि प्रॉपर ना होने की वजह से, जैसे हमने कहा कि न्यूट्रॉन तो किस में कन्वर्ट हो गया, या प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन ने रिलीज किया, ये प्रोटॉन बना, ये नेगेटिव की चीज को, ठीक है। तो यहां से n तो कम हुआ। अब प्रोटॉन इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाया, ये जो न्यूट्रॉन बनना था ये कुछ नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि प्रोटॉन का रेशियो बढ़ जाएगा, सॉरी प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी न्यूट्रॉन से, तो ये n/p रेशियो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटॉन के नंबर को कम करने के लिए, प्रोटॉन के नंबर को कम करने के लिए क्या करता है ये कि बीटा इमिशन करता है। तो बीटा इमिशन से क्या होगा, बीटा इमिशन में ये होगा कि अब ये अगर प्रोटॉन के नंबर को कम करता है तो प्रोटॉन का नंबर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे एक इस टाइप का क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर की चीज को क्या करेगा, इमिट करेगा न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा इमिशन कहते हैं। लेकिन ये जब इमिट करेगा तो ये एक टाइप का कैसा होता है, इसे पॉजिटिव बीटा डीके कहते हैं, पॉजिटिव बीटा इमिशन कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब ये इमिट करेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाती है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज वाली चीज को इमिट करेगा, तभी तो क्या होगा, ये ओवरऑल इस तरीके से होगा ताकि ये इसको एक्सेप्ट ना करे। तो यहां से जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये कोई न्यूक्लियस है A या X, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका A है और ये इसका Z है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे न्यूक्लियस जब कन्वर्ट होते हैं तो इनमें पॉजिटिव बीटा डीके होता है इस तरीके से, इसे हम, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये एक कम हो जाता है ऐसे, लेकिन जब यहीं पर नेगेटिव बीटा डीके होता है या नेगेटिव बीटा इमिशन होता है, ज्यादातर आप इसी को कॉमनली समझते भी, तो इस दौरान जो चीज निकलती है वो क्या होती है कि न्यूट्रॉन का नंबर तो क्या होता है, यहां से भाई अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं आपस में, तो ए का नंबर तो फिक्स रहेगा, ए थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं तो दोनों का सम तो इक्वल है ना, तो दोनों का सम इक्वल है। ए क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है, वो तो इक्वल है, तो गड़बड़ी यही आएगी, या तो ये कम होंगे या तो ज्यादा होंगे, ठीक है। और ये नंबर किसका है, ये प्रोटॉन का नंबर है। तो यहां तो क्या हुआ था, प्रोटॉन ने अगर इसको, न्यूट्रॉन ने अगर इसको क्या एक्सेप्ट किया, इसका नंबर बढ़ रहा था, ये क्या हो रहा था, बार बार प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा था। इसने ऐसी पॉजिटिव चीज रिलीज करी कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन में। मतलब इस पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चीज रिलीज करे। तो पॉजिटिव चीज रिलीज करने का मतलब ये नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। और दूसरे इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां क्या होगा, यहां दूसरा इवेंट ये होता है कि हम ये बोले कि n/p रेशियो बढ़ रहा है, n/p रेशियो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, वो तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन किस में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, प्रोटॉन पे, ये वाला चीज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, अब की बार क्या रिलीज करेंगे, अब की बार जो रिलीज करने की चीज है वो ये है कि हम न्यूट्रॉन को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटॉन में, ठीक है ना। और तो प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगा,
ओवरऑल ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर हमने ये जेड लिया और ये ए लिया और अब की बार यहां से हमने इसको देखा तो ये जेड प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये इस तरीके से प्लस में ई माइनस ऐसा रिलीज होगा। तो ये जो ई माइनस रिलीज हुआ, तो ई माइनस कहां से रिलीज हुआ, ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और इसने ये निकाला, ठीक है। तो ये क्या है, एक फास्ट मूविंग, इसी को बीटा पार्टिकल, प्लस में पॉजिट्रॉन, इसका एक एंटी पार्टिकल ले लिया। यहां पर ये भी होता है न्यू, ऐसे समझ रहे हो ना, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये आपका नेगेटिव बीटा डीके। आप इसी को पढ़ते हो कि एक बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है 1 से, जबकि जेड ए की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। इसी को आप जानते भी हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी होता ये भी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है कि आप ये कहते हो कि एटॉमिक नंबर 1 में 1 बढ़ जाता है और जो मास नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है बीटा डीके में, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं ध्यान है तो ये बात केवल ध्यान रखनी है आपको कि नेगेटिव बीटा डीके होता है। क्लियर, पूरी बात समझ में आ रही है, बाकी होती दोनों बातें। तो ये आपका अल्फा और बीटा इमिशन हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा गामा इमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है गामा इमिशन या गामा डीके। होता यह कि जब कोई भी न्यूक्लियस अल्फा और बीटा इमिशन करता है, तो अल्फा बीटा इमिशन करने के बाद वो एक एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वो एक एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो अपने एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो तब वो जाके स्टेबल होता है। और इस ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है। और ये एनर्जी, जैसे वहां क्या था, अगर बीटा देखा जाए तो बीटा एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो भी मैंने बताया। अल्फा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। लेकिन गामा ये ना तो कोई न्यूक्लियस होता है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कब, आफ्टर द अल्फा एंड बीटा डीके न्यूक्लियस आर एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, जैसे ये स्टार से हम लिख देते हैं इसको। और जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, जैसे मान लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव इमिशन करता हुआ न्यूक्लियस है, जो रेडियो एक्टिव इमिशन के जस्ट बाद, जैसे हमने कहा कि कोई न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये कोई न्यूक्लियस है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, और इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ने क्या करा कि कुछ अल्फा एंड बीटा इमिशन करा, और अल्फा और बीटा इमिशन करने के बाद ये दूसरे टाइप के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अभी ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, यहां पर मैंने स्टार बना दिया, इट इज एक्साइटेड न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और फिर ये एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को कम करके या एनर्जी का ट्रांजिशन करके लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, यहां से ये, और उसके बाद फर्दर एनर्जी को डिक्रीज करके और लोअर एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये जब डिफरेंट ट्रांजिशन करता है, हो सकता है डायरेक्ट यहां से यहां चला आए, हो सकता है यहां आए
और फिर यहाँ से यहाँ आए, इस दौरान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। इन सब के दौरान क्या रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट एनर्जी E इज इक्वल टू, जो ये h nu मैं लिख रहा हूं, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गामा रेज कहते हैं या गामा एमिशन कहते हैं। क्लियर? तो यहां आके ये स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। क्लियर? समझ में भी आ रहा है? ठीक है, तो ये एक टाइप की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी है, ये हो गया। अब हमने कहा कि जब नेगेटिव बीटा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर में एक नंबर बढ़ जाएगा, अल्फा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और उसमें 4 की कमी होगी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों चीजें हो रही होती है, तब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका बताते हैं, नोट करिए इसको। तो अल्फा एमिशन होगा या बीटा एमिशन होगा या गामा एमिशन होगा, तो एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बन गया। एक टर्म पूछा जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अल्फा में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है, एनर्जी, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यूरिंग द अल्फा इमिशन जो मास में डिफरेंस आता है, उस मास डिफरेंस को c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मास डिफरेंस अगर आपका क्या रहा है, यूनिट में है, एटॉमिक मास यूनिट में है, तो 931 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एनर्जी आ जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या Q जो होता है। जैसे अगर हम ये मानते हैं कि mx या x जो है ये क्या है, एनर्जी है या मास है, इसको हम mx से लिख देते हैं। mx जो मास है वो इनिशियल न्यूक्लियस का मास है जिसको डिसइंटीग्रेट होना है। मान लेते हैं कि इनिशियली में कोई न्यूक्लियस था, वो क्या है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये Za है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये y में कन्वर्ट हुआ, तो y क्या हो जाएगा, A-4 अपान ये Z-2 प्लस में हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, ये हुआ। अगर इसके मास को हम mx कह रहे हैं, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज mx एंड मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज my, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज my, और इस न्यूक्लियस के मास को हम ये बोल देते हैं कि ये मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस है ये। तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस का सम होगा एनर्जी का, और इसका जो मास होगा, इनका डिफरेंस को अगर हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी। मतलब हमको क्या करना है, जो Q की वैल्यू होगी, Q होगी mx माइनस my प्लस m ऑफ हीलियम, मतलब अल्फा पार्ट की, और होल मल्टीप्लाइड बाई c²। तो ये एनर्जी जो जूल में आएगी, और अगर ये सब यूनिट में दिए हो, एटॉमिक मास यूनिट में, तो आप यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 931, ये जूल में आ गया। अब ये सब किलोग्राम में होंगे, ये किस में होंगे, किलोग्राम में होंगे, ये किलोग्राम में होंगे, ये भी किलोग्राम में होंगे। और अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में है तो Q यहीं पर क्या आ जाएगा, mx माइनस my प्लस m ऑफ हीलियम एटम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, तो ये एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, बशर्ते ये AMU में होना चाहिए, ये भी AMU में होना चाहिए, और ये भी AMU में होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसको हम कौन सी एनर्जी बोल देंगे, दिख रहा है इधर, इसको हम कौन सी एनर्जी बोल देंगे,
डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो कई बार एग्जाम में, अब जैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कई है, तो ये जो बन रहा है वो, और इनिशियल में जो मास है वो, इनटू में जितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल के मास को उतने से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास तो आप जानते हैं, या किसी का भी मास अगर एएमयू में निकालना है तो बहुत आसान है, उसका जितना भी क्या होगा मास नंबर होगा उतना एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होती है उसकी वैल्यू, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बढ़ा जाए। तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन। अब जैसे कहीं पर नेगेटिव बीटा डीके होता है तो उसके मास नंबर बढ़ते हैं, और पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो घटते हैं। तो अमूमन जब बीटा डीके रहेगा तो आपको नेगेटिव ही लेना है, मतलब मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर को बढ़ाना ही बढ़ाना है। जैसे अगर आपसे कहे कि ये कोई एटम है X, और यहां पर ये 238 है अपान ये 92 है, यहां से एक अल्फा इमिशन हो गया तो ये Y हो गया, और यहां से एक बीटा इमिशन हो गया तो ये Z हो गया। तो यहां पर A लिख दिया और ये Z लिख दिया, यहां पर A डैश लिख दिया और यहां पर Z डैश लिख दिया। तो A डैश और Z डैश की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अगर एक अल्फा इमिशन यहां पर हो रहा है और एक बीटा इमिशन यहां पर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा होगा कि अगर यहाँ ये 92 है, ये 238 है, एक अल्फा इमिशन होने का मतलब क्या होगा, यहाँ हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर का न्यूक्लियस निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 की कमी हो जाएगी, मतलब ये 90 हो जाएगा, 92 माइनस 2, और यहाँ 238 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका A और Z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A आ जाएगा 234 और Z आ जाएगा 90। ठीक है। आफ्टर दैट क्या कर रहा है कि एक बीटा इमिशन कर रहा है और नेगेटिव बीटा डीके होगा तो एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये 90 है ना अभी, तो +1 क्या हो जाएगा, तो ये Z जो आएगा वो 90 + 1 हो जाएगा, और ये वही का वही रहेगा, मतलब जो आपका 234 है वही रहेगा। तो यहां से A डैश तो क्या आ जाएगा अगेन 234, और जो Z डैश होगा वो क्या आ जाएगा 91। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो अगर आपसे कंबाइन इफेक्ट पूछ ले, तो हमने कहा कि कहीं पर भी आप अल्फा निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, A डैश डिफरेंस A अपान 4 जो भी बताया था ना, कि इनका डिफरेंस निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने 15 16 जो भी निकले होंगे वो पता पड़ जाएंगे। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के लिए आपको क्या करना है, ये नेगेटिव बीटा डीके की बात कर रहे हैं, तो इससे हमेशा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और एटॉमिक नंबर यहां घटता है, तो कैसे हमको पता पड़ेगा कि घटा अल्फा भी इमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, कभी भी ऊपर देख लेंगे, ऊपर अगर कम ज्यादा हुआ इसका मतलब अल्फा इमिट हुआ है, तो पहले अल्फा का हिसाब कर देते हैं। अल्फा का हिसाब करने का मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल आए उतने में से पहले क्या करिए, उतने टाइम्स, जैसे अगर हमने इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम n से लिख रहे हैं, स्मॉल n से, तो उतना इंटू 2 करके आप एटॉमिक मास नंबर में कमी कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो फाइनल नंबर आए उससे उसके एटॉमिक नंबर को क्या करिए, डिफरेंस करिए, उतने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हो जाएंगे। मतलब हमने आपसे कहा कि बीटा पार्टिकल अगर निकालना है आपको, तो बीटा पार्टिकल के लिए जो जेड डैश आया है लास्ट में, सबसे लास्ट में जो उसका जेड आया है, उसमें से क्या माइनस करना है, उसका इनिशियल जेड, लेकिन क्या करते हुए इनटू
2 इंटू नंबर ऑफ बीटा इमिशन, नंबर ऑफ अल्फा इमिशन, मतलब n, 2 इंटू नंबर ऑफ n, या 2 इंटू n का मतलब समझ पा रहे हो, ये 2 इंटू n करेंगे आप, एक मिनट, तो जितना अल्फा इमिशन होगा उसके डबल से उसमें नंबर, एटॉमिक नंबर में कमी आएगी। तो इसको ऐसा लिखना है कि जेड में क्या करना है, ये फाइनल जेड है, इसमें जितना डिफरेंस आएगा, तो अब इसको आप वो वैल्यू लिखेंगे कि जेड माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जितने एमिशन हुए हो ये, अब से ये क्या हो जाएगा, बीटा इमिशन। समझ आ रहा? ये तो ये अल्फा बीटा गामा ये आपका कंप्लीट हो गया। अब केवल न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, फिशन और फ्यूजन, ये इसमें ज्यादातर ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, फिशन और फ्यूजन थोड़ा बताना, न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी रिएक्टर के बारे में आपको जो न्यूक्लियर रिएक्टर या जो इंडिया में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है उनको आप एक बार खुद से रीड कर लेंगे, कुछ हम बता देंगे, लेकिन आप रीडिंग कर लीजिएगा एक बार। तो ये टॉपिक हो गया, इसमें अगले टर्म पे ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम, फिर हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे।